प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। जीएसटी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज, लगता नहीं कि फैसला हुकूमत को पसंद आएगा। तालिबान के अमेरिका से मुज़ाकरात, पाकिस्तान कहां खड़ा है और करज़ई क्या चाहते हैं। IMF से मुज़ाकरात, हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। सिंध हुकूमत में शामिल हों या नहीं, MQM का रेफरेंडम। और बलोचिस्तान बजट भी आ गया, अमनो अमान के लिए 16 अरब रुपए से जायद मुख्तस। सुप्रीम कोर्ट GST केस में फैसला कल सुनाएगी। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कहना है कि हुकूमत ने टैक्स लगाने का जो तरीका इख्तियार किया है वो नाकाबिले कबूल है। GST 1% बढ़ा तो चीज़ें 15% महंगी हो गई। हुकूमत को टैक्स नाफिज करने से मना नहीं कर रहे, लेकिन इसके लिए आइनी और कानूनी तरीका इख्तियार करना चाहिए। अगर अदालत ने अबूरी तरीके की इजाज़त दी तो पार्लियामेंट का किरदार ख़त्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस साहब के इन रिमार्क से ये बात तकरीबन आया हो गई है कि अदालती फैसला कल वफाकी हुकूमत की ख्वाहिशात के खिलाफ होगा। इस बात का भी कभी इम्कान है कि CNG पर आयद टैक्स को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है, अगर अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ पार्लियामेंटेरियंस की बजाय चीफ जस्टिस ने करना है तो फिर इन अवामी नुमाइंदों का काम क्या रह जाता है। इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद साहब। शेख साहब, ये बयान फरमाइएगा कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ये इसलिए फैसला करना पड़ेगा उन्हें क्योंकि पार्लियामेंट के तकद्दुस का मामला है, तो ये जो जिम्मेदारी है ये भी अब चीफ जस्टिस साहब के पास है। देखें जी, पार्लियामेंटेरियन है क्या? 3 पार्टियों के हेड हैं, 2 ही पार्टियां समझो। अपोजिशन भी फ्रेंडली अपोजिशन है माजरत के साथ। अगर इस तरह अपोजिशन लेटी रही तो कौम ठुड मारेगी ऐसी अपोजिशन को भी। बेसिकली लोग जुल्म की चक्की में पिस गए हैं इन दिनों में। ये कह रहे हैं जी कि रोटी पे नहीं लगाया, बर्फ पे नहीं लगाया, ओ बाबा आपने आटे पे लगाया। कौम चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है और चीफ जस्टिस साहब के अलावा कोई और रास्ता नहीं। जितने रास्ते हैं वो गैर जमहूरी हैं और मर गए हैं लोग इनके। देखें ना, सल्फर का आज आया कि जो पेट्रोल ये इंपोर्ट कर रहे हैं नाकस है। इस पेट्रोल से 300, इस डीजल से 300 क्रैंक शाफ्टें तबाह हुई, जहाजों के इंजन तबाह हो रहे हैं। इनका ऑडिट करें आप। जहां पाकिस्तान में ऑयल यूज हो रहा है वो 1.5-2 अरब रुपए का 2-2 अरब रुपए की चोरी है। ये मुजफ्फरगढ़ और दूसरी जगह पे ये ओवर इनवाइसिंग के बाद जो तेल मंगा रहे हैं मंडी में बेच रहे हैं। मर गए गरीब बिजली के लिए और ये जा रहे हैं वहां नीलम गाइड में। और मुझे किसी जमाने में बहुत अहम साइंटिस्ट ने कहा था कि शेख रशीद, ये जहां नीलम प्रोजेक्ट बन रहा है ये जल्जले का मेन महवर है, ये गढ़ है, ये मरकज है, ये मरकज सकल है। सो खुदा के लिए इनको समझाओ। मैं तो कह सकता था ना, कहां गया बादशाह डैम, बात ही नहीं कोई कर रहा। कहां गया काला बाग डैम, बात ही कोई नहीं कर रहा। रिजल्ट इतना बिग जीरो है कि IMF के पास कहते थे हम कशकोल तोड़ने जा रहे हैं। मैं इस पाकिस्तान का वाहिद सियासी वर्कर था, मैं कहता था ये IMF पे अगर ना गए तो मैं सीट छोड़ दूंगा। मैं सियासत, ये जाएंगे। और ये बजट IMF का बजट है, ये जो दुकानदार भरेंगे ना अब बोनी पे, क्या कहते हैं, सेल पे, जब अपने डॉक्यूमेंट बनाएंगे उनको लग पता जाएगा। और ये बड़े मकबूल बनते थे ताजरों के, दुकानदारों के और ट्रेडरों की जो पार्टी बनती थी। गरीबों को भी झटका लगाया, अब इनको भी लगेगा। और ये 500 अरब का जो डेफिसिट है ये बहुत बड़ा। नवाज शरीफ साहब से मैं दरखास्त करूंगा इनका ऑडिट कराएं ऑयल कंपनी। आप ऑयल कंपनियों को ऑडिट कराएं। शेख साहब, माजी में तो ये होता था कि जो सियासी हुकूमतें होती थी उनसे नाराजगी कुछ देर में पैदा होती थी कि 2-4 महीने के बाद। ये तो हम देख रहे हैं कि अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते नहीं हुए और लोग खफा हैं और हर तरफ से नाराजगी ही नाराजगी है। देखिए ना, इस मुल्क में कौन जो है प्रॉफिट जो है, अगर फॉर एग्जांपल पत्ती पे, चाय की पत्ती पे अगर 1% इनके हिसाब से बढ़े तो 8 या 9 रुपए बढ़ना चाहिए। जाके मंडी से पूछे पत्ती का क्या है, मुर्गी का भाव पीछे क्या है। आग लगी हुई है, आग लगी हुई है मंडी में। और लोग जो हैं 15 दिन 10 दिन में ही लोगों का मिजाज दुरुस्त हो गया। लोगों को समझ आ गई है कि हाथी के दांत खाने के और थे और दिखाने के और थे। और ये IMF का बजट है, ये IMF का बजट है। और IMF ने इसीलिए इसको वक्त से पहले, क्योंकि IMF के अलावा इनको पैसे मिल नहीं रहे। आप सारा टीवी बता रहे थे कि जी 15 बिलियन डॉलर जो है
वो सऊदी अरब से आ रहा है। कहाँ है वो 15 बिलियन डॉलर? यहाँ तो हज के वीजे भी नहीं आ रहे, उम्रे के वीजे भी नहीं आ रहे, आप तो 15 बिलियन डॉलर की बात कर रहे थे। शेख साहब, आज आर्मी चीफ ने कहा है कि फौज कामयाब नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक अवाम उसके साथ ना हो, और हम ये देख रहे हैं गुज़श्ता 4-5 दिनों से एक तसलसल के साथ सियासतदान जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि शायद ये सारा मामला जो ख़राब है ये उनकी एजेंसीज की बदनीयती की वजह से है। बहुत अच्छी आपने बात की है। जो असम्बली में उठ रहा है, पहले दिन भी इन्होंने प्लानिंग के तहत उसके मुंह में बात डाली अचकजई के, महमूद अचकजई के, ये तला आजमाओं का क्या होगा, इसको जाने दो, छोड़ दो तला। और बाबा, इस असम्बली की पैदावार तला आजमाओं की है। फैसला कर लें, इस असम्बली को डिवाइड करें कि जिसका बाप, जिसकी माँ, या जो खुद तला आजमाओं के घोंसले में जिसने अंडे दिए, बच्चे दिए, जिसकी उंगली पकड़, जिनका तारफ ही कोई नहीं था, तला आजमाओं का एक खौफ है। ना अहली को छुपाने के लिए मुझे माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि ये 6 महीने बड़े आए में, नया सदर, नया चीफ जस्टिस, नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बुनियादी तौर पर यह बात याद रखें कि फौज इस पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। फौज अपनी जानें दे रही है। फौज इस मुल्क की सियासी महाज पर, यानी फॉरेन अफेयर पर, आज भी अगर तालिबान से इस सियासी हुकूमत ने कुछ तय करना है तो उसमें फौज ही एक जरिया है, अल्लाह के बाद और कोई जरिया नहीं है। और फौज कितनी भी गई गुजरी क्यों ना होगी, उसका अफगानिस्तान में असर होगा। और आप देखें, अमेरिकन जो है 7 मुल्कों में जा रहा है, हमारे मुल्क में नहीं आ रहा। ये किस किस्म का सिग्नल है जी? ये किस किस्म का सिग्नल है? पहले भी हमने एक अमेरिकन सरबराह को 4 घंटे के लिए बुलाया, मिन्नत समाजे करके, घुटने टेक के उसके आगे कि खुदा के लिए आ जाओ, इंडिया जा रहे हो, हमारा कख नहीं रहेगा। और अब 7 मुल्कों में जा रहे हैं, कौम को कोई कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहा कतर की सूरत हाल में। और अगर अमेरिकन ने यहां से चले जाना है तो ये जो एक पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान का अमन है, इसका दारोमदार पाकिस्तान पे है। और अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के बॉर्डर की सियासी अमन की जमानत है। अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो कोई यकीन से नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के अंदर अमन होगा। ये सरासर ज्यादती और गलत बात है। और मैं समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत के लिए हम दुआ गो हैं। उन्होंने खुद कहा कि हमें 100 दिन दिए जाएं, मैंने कहा 150 दिन दे दें असम्बली में। शेख साहब, आज चौधरी निसार अली साहब ने कहा है कि इंटेलिजेंस इदारों और सिक्योरिटी के इदारों में एक कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा है माजी में, और फिर एहतसाब भी नहीं हुआ किसी की नाकामी पर। अब कोऑर्डिनेशन भी बेहतर बनाएंगे और एहतसाब करेंगे जो भी वाक़े में मुलव्वस हुए, लेकिन वसाइल को बढ़ाने की बात नहीं की गई। आप समझते हैं कि हमारे इदारों के पास वसाइल पूरे हैं? देखें, प्लानिंग के तहत लोगों को कहा जा रहा है कि ये 50 मिलियन डॉलर फौज का बजट कम किया जाए। मुझे पता है ये लोग क्यों कह रहे हैं। और ये जो लोग कह रहे हैं, 42 बिलियन डॉलर का सिर्फ इंडिया का डिफेंस बजट है। आपको तो अपना डिफेंस, अपना बजट नहीं पता। इस मुल्क में टीवी के ऊपर सारी सियासत शुरू हो गई है। 42 बिलियन डॉलर है। उन्होंने जो खालिद बशीर को लाहौर में मारा है, आज जो उन्होंने इल्जाम लगाया है लश्कर पे, आज जो उन्होंने दावा पे इल्जाम लगाया है, और जिस तरह उन्होंने सिखों का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया है, जिस तरह कल तत्तापानी में, रावलाकोट में फायरिंग्स हो रही हैं, इस मुल्क में अंदर से इतने खतरात पैदा कर दिए जाएंगे कि बॉर्डर का खतरा जो है खत्म हो जाए। अंदर से खतरात, और अंदर से खतरात को कुचलने के लिए फंडिंग चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि सिक्योरिटी इदारे और एजेंसियां 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, तो फिर मैं आपके लिए दुआ ही कर सकता हूं। क्योंकि इस मुल्क में जितनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, मील मील पर लड़ाई लड़ी जा रही है। आज अमेरिकन आर्मिटेज ने यह बात की है कि अफगानिस्तान तो 50 साल तक जिंदा रहेगा, पाकिस्तान का मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी आर्मिटेज को मायूसी हो रही है कि पाकिस्तान कायम नहीं रहेगा, अफगानिस्तान इसलिए कायम रहेगा कि वो कौम जिंदा है। वो हक से आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। 10 साल से उनकी ना फसल है, इंडस्ट्री वहां नहीं थी, ना कुछ चीज है, लेकिन मरने और गैरत के लिए अगर वो कौम चाहती तो जब उसामा बिन लादेन के बारे में बड़ा जरगा हुआ था तो वो कौम ये फैसला कर सकती थी कि उसामा बिन लादेन को कहें कि अफगानिस्तान छोड़ दें। उन्होंने गैरतमंद कौम की हैसियत से कहा, क्योंकि हम उसको पनाह दे चुके हैं, इसलिए इस्लाम की रूह से हम उसको निकलने का नहीं कह सकते। ये एक जिंदा कौमों की भी निशानी है। आप सियासी तौर पर इस मसले से इख्तलाफ करें, लेकिन आर्मिटेज ये कह रहा है कि पाकिस्तान का तो पता नहीं है, ये जिंदा रहेगा ये नहीं रहेगा, अफगानिस्तान जिंदा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रसी साहब, जो कह रहे थे
कि पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करना होगा और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनके बजट में इजाफा करना होगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। तालिबान के अमेरिका से मुज़ाकरात, पाकिस्तान कहां खड़ा है और करज़ई क्या चाहते हैं? दोहा में तालिबान का दफ्तर तो खुल गया है, लेकिन अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं। सदर हामिद करज़ई का कहना है कि अफगान हुकूमत उस वक्त तक अमन मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगी जब तक बातचीत का अमल अफगान क़यादत में नहीं होता। अफगान हुकूमत को तालिबान के दफ्तर पर झंडे और नाम पर भी एतराज़ था, जिसे दूर कर दिया गया है। अमरीकी हुकाम इस बात का खुलकर एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस अफगान मसालती अमल में सहूलत फराहम की है, लेकिन अफगान हमायदीन शायद इस बात से मुत्तफिक नज़र नहीं आते। पहले सदर हामिद करज़ई ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और अब अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने भी दोबारा ये इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान की फोर्सेस खारजा पॉलिसी के अहदाफ हासिल करने के लिए दहशत गर्दी पर डिपेंड करते हैं। अगरचे पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने इस बात की तरदीद की है। मसूद खान का कहना था कि पाकिस्तान की ये तरजीहात नहीं है और हम दहशत गर्दी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। इधर रज़ा रब्बानी साहब ने भी ये कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो पार्लियामेंट को एतमाद पर ले इस मसले पर, ताकि पूरी कौम को पता चल सके कि हमारी पॉलिसी क्या है। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान फंस कर रह गया है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भरपूर अंदाज में ताउन भी कर रहा है और कभी कभी हमें यह नज़र आता है कि अमरीकी हुक्काम इस बात की तायद करते हैं। और एक जो आला अमरीकी ओहदेदार हैं, उन्होंने ब्रीफिंग में ये बताया था कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी लीडर्स को इस बात का अदराक है कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान में भी अमन नहीं होगा, और पाकिस्तानी हुक्काम खुलकर इस मामले में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान के सदर हामिद करज़ई और अफ़गान हुक्काम से जो बात आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपनी ज़बान नहीं बोल रहे। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अफ़गान सदर हामिद करज़ई ये चाहते हैं कि इस सारे खेल में इंडिया को इन्वॉल्व किया जाए और उनको कुछ हिस्सा मिले, मुज़ाकरात में उनको भी शरीक किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया अफ़गानिस्तान में। और इसके अलावा नॉर्दर्न अलायंस जो है इंडिया में अफ़गानिस्तान में, वो इस बात के लिए सपोर्ट कर रहा है कि तालिबान से मुज़ाकरात ना किए जाएँ, पश्तूनों से मुज़ाकरात ना किए जाएँ। एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उसमें पाकिस्तानी हुकाम कोशिश कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस में जाने के लिए। लेकिन दहशत गर्दी का जो मामला है, इससे निपटने के लिए आज चौधरी निसार अली साहब ने भी कहा कि तमाम जो इदारों के सरबराहान हैं उनके साथ तजावीज़ मांगी गई हैं 2 दिनों के अंदर। और इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी ये बात आ रही है कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जाए, जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिलकर मशावरत से एक पॉलिसी बनाई जाए। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि क्योंकि हुकूमत ने यह कहा था कि कौम के सामने होगी पॉलिसी, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होगी, इसलिए ये निहायत ज़रूरी है कि आप पार्लियामेंट में वो तमाम तजावीज़ लेके आएँ, पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए और फिर उसके बाद पार्लियामेंट इस बात का फ़ैसला करे कि मुस्तकबिल की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है इस वक्त वो ये चाह रही है कि मुज़ाकरात की राह अपनाई जाए, और लेकिन इसके लिए कुछ हलकों का ये कहना है कि ये निहायत ज़रूरी है कि पहले ये शराइत भी तय की जाएँ कि किन कंडीशंस में मुज़ाकरात किए जाएंगे, और फिर उन ग्रुप्स को भी डिफ़ाइन किया जाए जिनके साथ मुज़ाकरात होने हैं। समी यूसुफ साई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम समी साहब। अस्सलाम वालेकुम। समी साहब, एक आपका कमेंट चाहूँगा। अफ़गान हुकाम की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रही है। तो इन हालात में जब इतने क्रूशल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, काबुल की जानिब से ये जो स्टेटमेंट्स हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इनका? मेरे ख्याल में इसका काबुल की हुकूमत की तरफ से काबुल की हुकूमत शायद इल्ज़ाम से ज़्यादा उसको एक हकीकत समझते हैं कि पाकिस्तान के कुछ इदारे शायद तालिबान के पुष्पनाही कर रही है, और यही पुष्पनाही की वजह से इस वक्त तालिबान एक मजबूत क़ुव्वत है अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है वो कमज़ोर है और जो दूसरे इदारे हैं उससे वो आगे नहीं बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन ये बड़ा पुराना इल्ज़ाम है जो लग रही है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के इदारों के ऊपर। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रही है या मुज़ाकरात के दफ्तर है
तो जाहिर बात है कि रईस साहब और उसका इंतजामिया चाहते हैं कि तालिबान को भी प्रेशर में रखे, पाकिस्तान को भी प्रेशर में रखे। इसीलिए वो पाकिस्तानी मीडिया से उन्होंने एक बात की और पाकिस्तान पर वही पुराना इल्ज़ाम बड़ी दोबारा लगाया कि वो पुष्पनाही कर रहे हैं अफगान तालिबान के, और इस वक्त अफगानिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है उसके सारे लिंक्स और राबिते पाकिस्तान से हैं। ये बयान फरमाइएगा कि ये बात तो दुरुस्त है कि ये पुराने उनके इल्ज़ामात हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वाशिंगटन से जो आ रही हैं स्टेटमेंट्स, उसमें तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी लीडर्स को अदराक है इस बात का कि अफगानिस्तान के अंदर अगर अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान भी उससे मुतासर होगा, और पाकिस्तान ने इस सारे मसालियती अमल में मदद की है तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए। तो ये एक गैप हमें वाशिंगटन और काबुल के दरमियान भी नज़र आता है। इस वक्त काबुल और वाशिंगटन के दरमियान गैप काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, बल्कि काफ़ी अरसे से अफगान प्रेसिडेंट हामिद करज़ई साहब अमेरिकन के साथ उनका रवाबित खासे पेचीदा है, और मेरे ख्याल में ये जो मुज़ाकराती अमल का एक स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, एक अच्छी इक़दाम था, लेकिन शायद ज़हनी तौर पर अफगान हुकूमत भी इतनी जल्द ये मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं था। शायद तालिबान ने वक्त से पहले एक किस्म का एक ऑप्शन दिया अफगान हुकूमत के साथ कि आए मुज़ाकरात करे, जिसने करज़ई साहब को एक किस्म के मुश्किल और मखमसे में डाल दिया है। लेकिन बहरहाल अमेरिकन का भी एक प्रॉब्लम यह है कि वो अफगानिस्तान से निकलना चाहता है और पीछे एक हुकूमत छोड़ना चाहता है। बहुत शुक्रिया यूसुफ ज़ई आपका। हमें रुस्तम शाह मोहम्मद ने ज्वाइन किया है। शाह साहब, आप ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं जो डेवलपमेंट जिस तरह हो रही है। आज चौधरी निसार साहब ने कहा है कि वो स्टेक होल्डर्स को मिलाएंगे। आप देखते हैं कि पाकिस्तान में भी कोई अर्जेंसी है इस हवाले से, कोई स्ट्रेटजी बनाने के लिए तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें शरीक होने के लिए? नहीं, जो कतर में तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उसमें फिलहाल पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने इसको फैसिलिटेट जरूर किया है। जितने लोग इस वक्त कतर में हैं वो पाकिस्तान से गए हैं और पाकिस्तान ने उनकी डिपार्चर को फैसिलिटेट किया है, और पाकिस्तान का स्टेक है, पाकिस्तान को ऑन बोर्ड रखना होगा। लेकिन पाकिस्तान बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। जहाँ तक पाकिस्तानी तालिबान की बात है वो एक दूसरा मौजू है, उस पर हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए। उसका अफगानिस्तान के मौजू से कोई डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। वो वहाँ पे लोग जो हैं, अफगानिस्तान के लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ उनके कोई और मुतालबे हैं, उनकी लीडरशिप कोई और है, यहाँ की लीडरशिप कोई और है, उनके अहदाफ कुछ और हैं, यहाँ के अहदाफ कुछ और हैं। तो लिहाजा दोनों को हम एक दूसरे के साथ जोड़ नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान को भी एक इनिशिएटिव लेना है अपने ट्राइबल एरिया में तहरीक तालिबान के साथ। जहाँ तक अमेरिका और तालिबान के बातचीत की पॉसिबिलिटी की बात है, मैं समझता हूँ कि जो करज़ई साहब ने अभी किया ये एक टेम्परेरी हिकअप है। 2 हफ्ते 3 हफ्तों के बाद ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। अमेरिका चाहता है कि मुज़ाकरात शुरू हों। अमेरिका ने कुछ कंसेशन भी दी हैं। अमेरिका ने ये मुतालबा नहीं किया। बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब जो कह रहे थे कि ये थोड़ी रुकावट है लेकिन मुज़ाकरात जल्द शुरू होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। IMF से मुज़ाकरात, हुकूमत की तरजीहात क्या हैं? हुकूमती पहिया चलाने के लिए मौजूदा हुकूमत को रवां साल IMF से $4.5 अरब का कर्जा दरकार है। IMF के वफ्द ने बेल आउट पैकेज के लिए कड़ी शराइत रखी हैं। आलमी मालियाती इदारों के वफद का कहना है कि कर्जा लेने के लिए पाकिस्तान को रुपए की कदर में कमी लाना होगी, सब्सिडीज़ को ख़त्म करना होगा और टैक्स नेट को वसी करना पड़ेगा। एक तरफ IMF की ये सख्त शराइत हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि इस मरतबा कर्जे की शराइत पाकिस्तान तय करेगा। माशी माहिरीन का कहना है कि इसहार डार साहब की ये बात समझ से बालातर है, क्योंकि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इस हवाले से वज़ीर ख़जाना इतने पूरे एतमाद क्यों हैं ये हम जानते तो नहीं हैं, जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के जनाब ज़ुबैर उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर साहब, पहले तो ये बात फरमा दीजिएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि इस दफ़ा हम IMF से जो कर्ज लेंगे वो हम अपनी शराइत पर लेंगे, तो दुनिया में हमने कभी ये नहीं देखा कि शराइत कर्जा लेने वाले की मानी गई हो। ये तो जो कर्ज देने वाला है वो डोमिनेट करता है। ये कुछ समझाइएगा कि ये कैसे मुमकिन होगा जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं।
जी, आपकी बात सही है असूली तौर पर कि ऐसा ही होता है कि जिससे आप कर्ज लेने जाते हैं शराइत उनकी होती है। छोटी सी एग्जांपल है, जिस तरह पर्सनल लोन्स आप लेने चाहें किसी भी बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास, तो वो शराइत आपको बताता है कि जी ये शर्त है। इसी तरह से जो मालियाती इदारे हैं इंटरनेशनल, जिस तरह IMF है, उनकी भी शराइत होती हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम अपनी शराइत पर लेंगे तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम बताएंगे कि शराइत हों। हम सिर्फ ये इंश्योर करने की बात कर रहे हैं कि वो शराइत पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हों, कि पाकिस्तान का उससे इंटरेस्ट बेसिकली ना अफेक्ट हो रहा हो। मिसाल के तौर पर जो आपने 2-3 शराइत का जिक्र किया कि जी डॉलर रुपी की डॉलर पैरिटी जो है वो ठीक की जाए या टैक्स नेट को बढ़ाया जाए एंड सो ऑन, तो ये पाकिस्तान के लिए तो ये तो ऐसी कोई शराइत ऐसी है नहीं कि पाकिस्तान इनको कहे कि हम नहीं मानते हैं या सब्सिडीज़ को कम किया जाए। सो जितनी भी उससे मेरा अपना ख्याल ये है कि ये देखने की ज़रूरत है, और इससे बालातर होकर कि ये IMF कह रहा है या कौन कह रहा है कि डज़ इट ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन टू अस, क्योंकि बहुत सी दफ़ा हम पॉलिटिक्स की नज़र ऐसी चीज़ें करते हैं कि जी IMF क्यों ये कह रहा है। हमें देखना ये चाहिए कि ये हमारे अपने इंटरेस्ट में हैं या नहीं है, और अगर वो हमारे अपने इंटरेस्ट में हैं तो फिर उसमें क्या खराबी है कि उनको एक्सेप्ट किया जाए। जुबैर साहब ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून के मंशूर में भी ये है कि आप कशकोल तोड़ेंगे, आप किसी से मदद नहीं लेंगे, और फिर जो बहुत सारे मुआशी माहिरीन हैं जिनमें डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी ख़ास तौर पर शामिल हैं, उन्होंने ये बयान किया है कि अगर जो हमारे यहाँ टैक्स नेट था उसको बढ़ा दिया जाता, जो 30-32 लाख लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाता या एग्रीकल्चर टैक्स लगाया जाता, तो शायद ये जो एक बहुत बड़ा हमें गैप नज़र आ रहा है हमारे रेवेन्यू में, वो उसको हम किसी हद तक पूरा कर सकते थे। लेकिन जो मैनिफेस्टो में था उससे तो हटके कर रही है मुस्लिम लीग नून। नहीं, मेरा ख्याल है डॉक्टर शाहिद साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आपकी कब बात हुई थी। जहाँ तक एग्रीकल्चर टैक्स का ताल्लुक है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और पंजाब की वाहिद प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जिसने उसका ऐलान किया है। KPK ने नहीं किया, सिंध ने नहीं किया, तो वो बिल्कुल इन लाइन विद आवर मैनिफेस्टो है। दूसरी बात ये है कि ये जो 32 लाख या 35 लाख लोग जो हैं, जो कि पिछले FPR ने आइडेंटिफाई किए थे या नादरा की कोई लिस्ट बनी हुई है, उससे टैक्स रिकवरी अगर करने की हम बात की जाए तो मेरा ख्याल है वो 2-4 दिन की बात नहीं है। हमें ये देखना है कि IMF के साथ जो हमारा मामला है वो है क्या। हमने 2008 में IMF से एक लोन लिया था, उस लोन को हमने वापस करना है, और उस लोन को वापस करने में अभी तकरीबन 12-15 महीने बाकी हैं, और तकरीबन $5 बिलियन से ज़्यादा हमने वापस करना है। इस वक्त जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो तकरीबन $6.5 बिलियन हैं। सो कहाँ हैं हमारे पास डॉलर्स जिसके बेसिस पर हम वो वापस देंगे IMF को। और वापस ना देने का मतलब ये है कि हमने डिफ़ॉल्ट करना है, और डिफ़ॉल्ट का मतलब सिर्फ एक वर्ड नहीं है कि डिफ़ॉल्ट करना है, उससे प्रैक्टिकल अफेक्ट होगा हमारे इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने में एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली IMF से जो हम लोन ले रहे हैं वो तो हमने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए लिया है ताकि हम उसको वापस करें, क्योंकि जब IMF से लोन लिया लेकिन था, जुबैर साहब ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि लोन वापस देने के लिए लिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है, अब IMF ने भी कहा कि ये बड़ा एक हकीकत पसंदाना बजट है, जो GST लगाई गई है जिस तरीके से लगाई गई है उसके बारे में एक तासुर ये है कि क्योंकि IMF से बेल आउट पैकेज लेना था तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है जो IMF चाह रही थी, और उस पर जो बोझ है वो फिर उसी क्लास पर डाल दिया गया है जो हमेशा से टैक्स देता आ रहा है। लेकिन वो लोग जो यहाँ पर अमीर हैं, जो टैक्स दे सकते हैं और टैक्स नेट में नहीं थे, उनको नेट में शामिल करने के लिए कोई संजीदा कोशिश हुकूमत की हमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें सब जो समझने की ज़रूरत है। देखें, बात यह है कि अभी हमारी हुकूमत को आए हुए 10 दिन मुश्किल से हुए हैं, और ये जो टैक्स नेट और टैक्स को वसी करने की बात की जाती है, ये दैट इज़ ओनली पॉसिबल जब आप FPR को रिफॉर्म करेंगे, जब आप स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे, जब आप इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करेंगे, और वो करने के लिए आपको कुछ वक्त दरकार है। टैक्स नेट होने का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी होगी तो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। अगर किसी जगह से इस वक्त टैक्स नहीं आ रहा तो उसकी 2 वजूहत हैं। एक आपके सिस्टम में लूप होल्स हैं, और वो लूप होल्स बेसिकली आपको इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि आप उसको कलेक्ट किया जाए।
तो प्रॉब्लम ये है कि पहले तो आपको सिस्टम को दुरुस्त करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, प्रोसेसेस को रीडिफाइन करना है, उसमें कुछ वक्त दरकार होगा। सो पहले दिन आके अगर कोई कहे कि जी सिस्टम इतना वसी कर दें, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हमने कहा है कि जी हमने ये टैक्स, मैं क्योंकि वक्त कम है, सिर्फ एक मुख्तसर आपका कमेंट चाहूंगा। नॉर्मली ये समझा जाता है जहां पे आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो आप टैक्स का वसूल करने का तो आप डायरेक्ट टैक्सेशन पे जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन तभी की जाती है जब आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एतमाद नहीं होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें ये तो इसमें तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, दो राय नहीं है कि डायरेक्ट टैक्स ही होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि अगर आपके अभी शुरफा कुछ ऐसे हैं कि जो 15 लाख का क्लब मेंबरशिप लेने जाते हैं और वो टैक्स नेट में है नहीं, तो आप मुझे ये क्यों कह रहे हैं कि मैं उससे 1 लाख या 50,000 टैक्स क्यों ना वसूल करूं? मतलब ये मुझे समझ से बालातर है। बिल्कुल जैसे सिस्टम रिफॉर्म होता चला जाएगा हम डायरेक्ट टैक्सेशन पर भी हमारा फोकस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, क्योंकि वक्त कम है। बहुत शुक्रिया, कह रहे थे कि वक्त के साथ साथ हम उसी सिमत में जाएंगे और डायरेक्ट टैक्सेशन ही मंजिल मकसूद है और अमीर आदमियों से ही टैक्स वसूल किया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। सिंध हुकूमत में शामिल हो या नहीं, MQM का रेफरेंडम, और बलूचिस्तान बजट भी आ गया। अमनो अमान के लिए 16 अरब रुपए से जायद मुख्तस। आज बलूचिस्तान असम्बली में 2013-14 का सालाना बजट पेश किया गया, जिसके हुजम में गुज़श्ता साल की निस्बत 26 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। अमन अमान के बजट में 16%, जबकि तालीम के बजट में 42% इजाफा किया गया है। इसके अलावा सेहत के लिए 15 अरब 23 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक का कहना था कि एजुकेशन के शोबे में हंगामी बुनियादों पर काम किया जाएगा। बिजली के हसूल के लिए जहां सोलर एनर्जी को फ़रोग दिया जाएगा, वहीं कोयले से बिजली बनाने के लिए भी 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसी तरह ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है। वज़ीर आला ने बजट तकरीर के दौरान कहा कि वफाक से वसाइल और मुलाजमतों के हसूल को यकीनी बनाया जाएगा। बलूचिस्तान के बजट पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के मौलाना वासे हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना, आज जो बजट पेश किया गया, इसमें कमेंट फरमाइएगा। सेहत के लिए भी ज़्यादा रकम रखी गई है, एजुकेशन के लिए भी। अमन अमान जो एक बहुत बड़ा मसला है सूबे का, उसके बजट में इजाफा तो किया गया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जितना इजाफा किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। जी शुक्रिया जनाब। हमारे बजट 2013-2014 जो आज डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने पेश कर दिया, तो इस बजट में मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कोई इस तरह कामयाब प्लानिंग के तहत उन्होंने जो या एजुकेशन के लिए रखा या हेल्थ के लिए या अमन अमान के हवाले से, क्योंकि आपने देख लिया कि पूरा बजट में एक ब्लॉक एजुकेशन थे, यानी पूरा 43 अरब रुपए जो डेवलपमेंट के लिए रखा गया था वो बिल्कुल ब्लॉक एजुकेशन रखा हुआ है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि एक अच्छे प्लानिंग के तौर पे स्कीमात की निशानदेही होते हैं, डिपार्टमेंट की निशानदेही होते हैं, जगह की निशानदेही होते हैं कि प्लान इलाके में और प्लान डिस्ट्रिक्ट में और हमने ये मनसूबा पाए तकमील तक पहुंचाना है, उसके लिए इतनी फंड दरकार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो आम गोइंग जारी स्कीमात है उसमें अगर 11 अरब रुपए की एक मनसूबा है, उसके लिए उन्होंने 40 लाख रुपए रखा गया है, एक रोड के लिए या एक कॉलेज के लिए या एक डैम के लिए। तो अब मुझे हैरान हो कि उन्होंने 43 अरब रुपए ऐसे ब्लॉक रख दिया, न उन्होंने किसी मनसूबे की निशानदेही की, न किसी के स्कीम की निशानदेही हुई कि इस पे हमने खर्च करना है। तो इसका मतलब ये है कि वो असम्बली से अब इस ब्लॉक के 43 अरब रुपए का वो मंजूरी लेना चाहते हैं कि ये मुझे एक डिक्टेटर के तौर पे इख्तियार दे दिया जाए, फिर वो बाद में वो मनसूबों की निशानदेही भी करते हैं, फिर उनके अप्रूवल होते हैं, फिर उनके इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये पैसा खर्च हो जाएगा या एक
सही तौर पे खर्च हो जाएगा, बल्कि एक मबहम किस्म की एक बजट है। तो इस बजट को हम न बजट कहा जा सकता है, न हम इसको मनसूबे कहा जा सकता है कि एक अच्छा मनसूबे के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना वासिफ, बहुत शुक्रिया। जो ये कह रहे थे कि इन ब्लॉक रकम रखी गई है लेकिन जो डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उनकी तफसील नहीं बताएगी और अब हुकूमत इसी तरह इसे मंजूर कराना चाहती है और उनके नज़दीक ये जो बजट है ये कोई अच्छा बजट नहीं है। नाज़रीन, कराची की बात करते हैं। सिंध हुकूमत में शामिल होने या ना होने के बारे में आज MQM के रेफरेंडम में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सारा दिन टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आया कि इलाके में लोगों की लंबी लंबी कतारें थीं। अब गिनती जो हो रही है उसके अब तक जो नताइज आए हैं तकरीबन 60% से ज़्यादा गिनती हो चुकी है, लेकिन उसमें बताया ये जा रहा है कि अवाम की अक्सरियत ने राय अभी तक तो ये दी है कि हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहिए। जो कायदीन हैं कराची के, जो सियासी हल्के हैं, वो इसको बड़ा एक सेहतमंद चीज़ समझते हैं कि एक पार्टी ने अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले के लिए अपने कारकुनों से राय मांगी है, जिसकी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी कर रहे हैं। लंदन से अजीब ख़बरें आ रही हैं। वहाँ से ये पता चला है कि जो छापों का सिलसिला शुरू हुआ था 2 दिन कबल मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने किया था, वो अब कंप्लीट हो चुका है। उसकी तफसील जानने के लिए हम लंदन में चलते हैं अपने नुमाइंदे अज़हर जावेद के पास। अस्सलाम वालेकुम अज़हर। जी वालेकुम सलाम समी साहब। अज़हर, ये छापे बताया जा रहा है कंप्लीट हो गए हैं और जिन जगहों पर छापे मारे गए वो उसमें MQM के कायदीन भी शामिल थे और कुछ इस किस्म की इत्तलात भी हैं। आप हमें कंफर्म कीजिए कि एक घर ऐसा था जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम रजिस्टर्ड था। जी समी साहब, यहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस का छापा था 2 एड्रेसेस पर, वो तकरीबन 55 घंटे जारी रहने के बाद कंप्लीट हुआ और पुलिस जो है वो वहाँ से अपना सामान लेके वापस चली गई है। जो लैंड रजिस्ट्री है उस इलाके की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है यहाँ का, जिसे आप रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसके मुताबिक एक घर ऐसा है जिस अल्ताफ हुसैन साहब की मलकियत है और दूसरा घर इफ्तिखार नामी एक पाकिस्तानी शख्सियत है, उसकी मलकियत है। जो अहम सबसे बात यह है कि इस छापे के दौरान, इस तलाशी के अमल में सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एजेंसी, जो कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दीगर संगीन जराइम जो मालियाती होते हैं उनकी तफ्तीश करती है, वो भी इस अमल में शरीक थी। और ये एक मुश्तरका तलाशी का अमल था जो तकरीबन 55 घंटे जारी रहा और इसके दौरान हमारी जो मालूमात हैं, जो हमें सोर्सेज ने बताया कि काफ़ी अहम दस्तावेजात पुलिस के हाथ लगी हैं और वो वहाँ से ले गए और उनकी स्क्रीनिंग का अमल अब शुरू हो गया। उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। तो पुलिस जो है और जो सोका जो सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एजेंसी है, उसका ये मुश्तरका ऑपरेशन था जो 55 घंटे तक जारी रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर जावेद, जो कह रहे थे कि ये मुश्तरका ऑपरेशन था, 55 घंटे जारी रहा और अब जो डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में लिए गए हैं उनकी स्क्रीनिंग और उनकी रीडिंग की जा रही है। नाज़रीन, वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हुआ है, लेकिन एक बात का जिक्र करना नहायत ज़रूरी समझते हैं कि आज गुजरांवाला में एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसमें एक 8वीं जमात के बच्चे ने फायरिंग की कोर्ट में और एक शख्स को कत्ल कर दिया और बताया उस बच्चे ने अपने बयान में कि उसने 1000 रुपये में ये पिस्तौल ख़रीदा था। ये एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारी सियासी लीडरशिप के लिए कि वो मुल्क जहाँ पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं है साफ़, जहाँ पे खसरे के लिए दवा अवेलेबल नहीं है, मार्केट्स में 1000 रुपये में पिस्तौल अवेलेबल है। नाज़रीन, यहाँ पर हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त टॉप स्टोरीज़ और नए एनालिसिस के साथ। उस वक्त तक अपना और अपने हमसायों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।